नमस्कार, आप देख रहे हो हॉर्नबिल टीवी भारत। आज की खबर। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर जन समस्याओं के समाधान के लिए अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे। गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन में प्रदेश भर से आए फरियादियों ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी समस्या रखी। सीएम योगी ने न केवल गंभीरता से सबकी बातें सुनी, बल्कि कई मामलों में मौके पर ही अधिकारियों को समाधान के निर्देश भी दे दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चेताया कि आम जन की समस्याओं का समाधान जनपद स्तर पर ही सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने साफ कहा कि जनता को लखनऊ या गोरखपुर आने की ज़रूरत न पड़े, हर स्तर पर सुनवाई होनी चाहिए। हालांकि लंबी कतारें इस बात की गवाही दे रही थी कि जमीनी स्तर पर अफसरशाही अब भी सुस्त है। सीएम योगी का सक्रियता के बावजूद जिले के लापरवाह अधिकारी सरकार की छवि पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि किसी भी अधिकारी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब देखना होगा कि उनके निर्देशों के बाद जमीनी हकीकत की कितनी बदलती है। उत्तर प्रदेश के शिक्षित युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में एक बड़ी पहल की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मांसा के अनुरूप अब प्रदेश में रोजगार महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। आज राजधानी लखनऊ में श्रम एवं सेवा योजन मंत्री अनिल राजभर ने विधान भवन के गेट नंबर 3 से रोजगार रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ यात्रा पूरे प्रदेश के सभी जनपदों में घूमेगी और युवाओं को रोजगार के प्रति जागरूक करेगी। इस अभियान के तहत आगामी 26, 27 और 28 अगस्त को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बड़े रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि इस रोजगार महाकुंभ के जरिए कम से कम 10,000 युवाओं को नौकरी दिलाई जाए। तो यूपी के रोजगार की दिशा में ये बड़ा कदम साबित हो सकता है। अब देखना होगा कि यह रोजगार रथ प्रदेश के युवाओं के सपनों को किस हद तक पंख दे पाता है। इस मौके पर श्रम मंत्री ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। बीसीएस और इकोनॉमिक टाइम्स के अपने सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं। आज जो उत्तर प्रदेश की सरकार का संकल्प है, हर हाथ को काम, उस संकल्प को पूरा करने में आज इकोनॉमिक टाइम्स और बीसीएस अपना कार्यक्रम लेके आए हैं। अभी रोजगार रथ को यहाँ से झंडी दिखाई गई है। उत्तर प्रदेश के हर जनपद में ये रोजगार रथ जाएगा। लखनऊ से जो रथ निकल रहा है ये 15 जनपदों को कवर करेगा। ऐसे ही हर क्षेत्र में रथ आज निकलेंगे और उत्तर प्रदेश के हर जनपद तक जाएंगे, युवा साथियों तक जाएंगे और लखनऊ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होने वाले 26, 27, 28 के रोजगार मेला में युवा जुड़ें। इस बात के लिए नौजवानों को अवेयर करने का काम, उनको प्रेरित करने का काम ये रथ करेगा। 26, 27, 28 को जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम है उसमें 10,000 लोगों को नियुक्ति प्रमाण पत्र बांटना, उनको रोजगार से जोड़ना और देश और दुनिया की 100 बड़ी कंपनी उस रोजगार मेले में आ रही हैं। 10,000 जो रोजगार दिए जाएंगे नौजवानों को, उसमें 2,000 नौजवानों को देश के बाहर रोजगार दिया जाएगा। ये अभियान बीसीएस और इकोनॉमिक टाइम्स का जो है ये 50,000 बेरोजगारों को रोजगार देने का है, निजी क्षेत्र में सेवा योजित करने का है। लेकिन लखनऊ से इसकी शुरुआत हो रही है। पहले चरण में 10,000 लोगों को रोजगार देने का काम होगा। ऐसे ही ये कार्यक्रम आगे चलता रहेगा जब तक कि 50,000 लोगों को
बीसीएस और इकोनॉमिक टाइम के तरफ से रोजगार न दिलाया जा सके, तब तक ये कार्यक्रम चलेगा। बहुत बहुत उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के को लेकर नाम बदलने की बहस से फिर गर्मा गई है। बसपा नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने अब इस चर्चा को नया मोड़ दे दिया है। उमा भारती ने रविवार को कहा कि शाहजहांपुर का नाम किसी स्वतंत्रता सेनानी, संत या सांस्कृतिक प्रतीक के नाम पर रखा जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहा है और गुलामी के दौर पर के नाम को समर्थन कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह जनता की भावनाओं से जुड़ा विषय है और नाम परिवर्तन की मांग जनता के मन की आवाज़ है। इसके साथ ही उमा भारती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों को भी खारिज किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था है और वहाँ भी शिकायतों को गंभीरता से लेकर कार्रवाई करता है। शाहजहांपुर के नाम को लेकर सियासत अब तेज होती चली जा रही है। देखना होगा कि ये मांग सरकार के स्तर पर कितना असर डालती है। शाहजहांपुर के नाम को लेकर उमा भारती ने क्या कहा, सुनिए। नहीं, मैंने बिल्कुल मांग नहीं की। कल कार्यक्रम था आमला में, तो सबने ये तय किया है कि हम नाम बदलवाएंगे, तो उसमें वहाँ के मंत्री जी भी बैठे हुए थे। ये मांग नहीं है, ये सबने इच्छा व्यक्त कर दी है अपनी, और वो इच्छा सरकार तक पहुँचाने की जिम्मेवारी वहाँ बैठे हुए एक मंत्री जी को ही दे दी गई, जो शाहजहांपुर के ही हैं और वहाँ के प्रभारी मंत्री हैं बरेली के। ये तय है कि ये बात हुई है कि इसका नाम बदलना चाहिए, किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पे, किसी संत के नाम पे, या किसी सांस्कृतिक चेतना का जागरण करने वाले महापुरुष के नाम पर। और ये तो गुलामी के दौर की निशानी है, ये नाम मिटाया जाना चाहिए। और ये बात मैंने कोई मांग नहीं की, मैंने कहा है, घोषणा मैंने ही की और सबने उसका समर्थन किया है और मंत्री जी की जिम्मेवारी ठहरा दी है। विपक्ष समाजवादी पार्टी कहना है कि नाम बदलने की बीजेपी राजनीति कर रही है, क्योंकि ये लोग स्वाभिमानी लोग तो है नहीं। इन्हें ये नहीं पता है कि कई लोगों ने तो देशों के नाम बदल लिए। एक अफ्रीका में एक देश है, उसका नाम था पहले रोडेशिया, अब वो जिम्बाब्वे हो गया है, क्योंकि रोडेशिया गुलामी के दौर का नाम था। तो थोड़ा राष्ट्रीय स्वाभिमान नाम की चीज होनी चाहिए। इनके मन में तो वोट के लालच के अलावा कुछ है ही नहीं। चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो विपक्ष आरोप लगा रहा था, कांग्रेस हो चाहे अन्य दल हो, वो आरोप लगा रहे थे कि वोट चोरी का, लेकिन आज चुनाव आयोग ने कहा कि वोट चोरी जैसे शब्द इस्तेमाल नहीं किए जाने चाहिए और जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है। चुनाव आयोग हर कंप्लेन को सुनता है, इलेक्शन ऑब्जर्वर हर कंप्लेन पे कार्रवाई करता है। अब जनता ही आपको वोट नहीं दे रही है, तो फिर तो इसमें आप आत्मचिंतन करिए ना कि लोग आपसे विमुख क्यों हो गए हैं। आप अपनी करतूतों को याद तो करिए कि लोग आपको वोट क्यों नहीं दे रहे हैं। तो आप अपनी करतूतों को छुपाना चाहते हैं, उन पर शर्मिंदगी है आपको, तो आप ऐसी बात कर रहे हैं। लोगों के जब वोट पड़ते हैं, आप मुझे बताओ, इमरजेंसी के बाद चुनाव हुआ ना, इंदिरा जी का कितना नियंत्रण था पूरे देश में, जेल में बंद लोग चुनाव जीत गए थे, भीड़ ने बकटूट वोट डाले थे। तो इसलिए इमरजेंसी जैसी तानाशाही के दौर में जब लोगों ने वोट डाले हैं और चुनाव आयोग लोगों को रोक नहीं सका वोट डालने से, तो अब तो वैसी स्थिति है ही नहीं। भारत के अंतरिक्ष इतिहास में आज जोड़ने जा रहा है एक और स्वर्णिम अध्याय। लोकसभा में आज एक विशेष चर्चा आयोजित की जा रही है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के सम्मान में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपने सफल मिशन को पूरा कर भारत लौटे हैं। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया, जिसमें केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके परिजन भी मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इससे एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया और कहा कि यह चर्चा भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं और 2047 तक विकसित भारत के सपने में इस अभियान की भूमिका को दर्शाएगी। तो जिस तरह चंद्रयान और गगनयान ने भारत की पहचान अंतरिक्ष में स्थापित की, उसी कड़ी में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने भी देश को गर्व से भर दिया है।
अब संसद भी इस योगदान को मान्यता देने जा रही है, एक नई सोच, एक नई उड़ान के साथ। चलिए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने क्या कहा। का हीरो पहला भारतीय है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जा कर के आए हैं। कैप्टन शुभांशु शुक्ला अब भारत लौट आया है, तो इस खुशी में आज पार्लियामेंट में शुभांशु शुक्ला का स्पेस यात्रा अंतरिक्ष में पहुंच करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भारत का झंडा को ऊंचा करके आए हैं। तो ये सब भारतीय के लिए बहुत गर्व की बात है। तो उनके ऑनर में आज पार्लियामेंट में एक स्पेशल डिस्कशन होगा, एक विशेष चर्चा रखा है। पूरे देश की ओर से आज संसद में शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष यात्रा और भारत का स्पेस मिशन के बारे में विस्तृत चर्चा होगी। मैं उम्मीद करता हूं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में सब पार्टी के मेंबर्स ने हमारे सेनाओं के पराक्रमी को लेकर के गुणगान गाया और देश ने सेनाओं को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने पर बधाई दी, उसी प्रकार आज भी पूरे दल राजनीतिक विचारधारा से आगे बढ़ के एकजुट में कैप्टन शुभांशु शुक्ला और भारत के साइंटिस्ट जितने हमारे इसरो में काम करते हैं और अन्य क्षेत्र में अंतरिक्ष यात्रा में जिन्होंने योगदान दिया है, पूरे साइंटिस्ट को, विशेष करके कैप्टन शुभांशु शुक्ला को हम अभिनंदन करेंगे। जहाँ तक कांग्रेस और अन्य दलों का सवाल है, मैं फिर से कहना चाहता हूं कि जो उनका इलेक्शन कमीशन के बात को लेकर के संसद में बहुत हंगामा किया, वो ऐसे समय में हंगामा नहीं करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन और कांग्रेस पार्टी के बीच के जो बात है वो इलेक्शन कमीशन में ही जवाब देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ पूछा है उसका जवाब इलेक्शन कमीशन को ही देना चाहिए। पार्लियामेंट में हंगामा करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था है, एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो उसका जवाब हम नहीं दे सकते हैं। इसलिए उसका जवाब इलेक्शन कमीशन में ही उन्हीं को देना चाहिए। मैं आग्रह करता हूं कि भारत कुछ चंद देशों में गिना जाता है जो अंतरिक्ष यात्रा में कामयाबी प्राप्त की है, और भारत का स्पेस का ओवरऑल जो सक्सेस है उसको भी आज चर्चा में सुनने को मिलेगी। इसलिए मैं पुनः विपक्ष के साथियों को अनुरोध करूंगा कि बिना दलगत राजनीति विचारधारा लेकर के आज हम कैप्टन शुभांशु शुक्ला और पूरे हमारे एस्ट्रोनॉट्स जो हमारे साइंस की टीम है, इसरो की टीम है, सबको अभिनंदन करने के लिए एक मत में हम आगे आए और देश का गौरवगान करने वालों को हम सम्मानित करें। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के 64 गांवों में राहत और बचाव कार्य आज 5वें दिन जारी है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमें लगातार दिन रात एक कर रही है। अब तक
50 शव की पहचान की जा चुकी है और कानूनी औपचारिकताओं के बाद उन्हें उनके परिजनों को सौंपा गया है। इलाके में लगातार मुश्किल हालत के बावजूद सभी एजेंसियों समन्वय के साथ काम कर रही है। बचाव कार्य को तेज करने के लिए अब ऑल टेरेंट ऑफ रोड वाहन भी लगाए गए हैं जो बेहद कठिन रास्तों पर भी चल सकते हैं। ये वाहन से सेना की सहायता के लिए खास तौर पर मौके पर भेजे गए हैं। इन विशेष वाहनों के जरिए बचाव कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। प्रशासन का कहना है कि जब तक अंतिम व्यक्ति तक राहत नहीं पहुंच जाती अभियान जारी रहेगा। सुनिए इन वाहनों की खासियत क्या है। आर्मी की सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे लेके आए कि कंपनी ने हमें भेजा हुआ कि हम क्या सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ आर्मी की। ये हमारी गाड़ी ऑल टेरेन ऑफ रोड व्हीकल है और ये कहीं भी किसी भी टेरेन में चल सकती है, चाहे मडी एरिया हो, चाहे रॉक्स हो, चाहे पानी हो। ये पानी के ऊपर भी क्रॉस कर सकती है, किसी भी रिवर को क्रॉस कर सकती है, कोई भी टेरेन हो इसके लिए। बर्फ के ऊपर भी चल सकती है, जंगल में भी चल सकती है। तो हम लोग आज ये गाड़ियाँ 2 गाड़ियाँ लेके आए हैं कि यहाँ पे हम सपोर्ट कर सकें इंडियन आर्मी की, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग दबे हुए हैं, कुछ लोगों को रेस्क्यू किया, तो हम उनकी क्या सपोर्ट कर सकते हैं। तो अभी किस तरह से आप ऑपरेशन करेंगे, क्या बोला गया है अभी? हम इंडियन आर्मी को सपोर्ट करेंगे यहाँ पे आके। तो अभी आपको कुछ बताया गया है कि आपने किस तरह से काम करना है, अभी क्या काम? हाँ, अभी तो हम गाड़ियाँ अनलोड कर रहे हैं। इसके बाद हम उनसे रिप्रेजेंटेटिव से मिलेंगे तो हमें वो बताएंगे कि आप हम लोगों को कैसे, क्योंकि ये गाड़ी की एक कैपेसिटी है कि 1200 kg वेट को ये इधर से उधर लेके जा सकती है। इसमें 9% आप लेके जा सकते हैं। जैसे अभी बहुत बारिश हो रही है तो इस बारिश में इस बार ये जितनी ही मडी एरिया होगा उतनी ही स्मूथली चलती है। इसके लिए कोई बारिश, कोई टेरेन वो नहीं रखता है, प्रॉब्लम नहीं कर सकता है इसको। किसी तरह का भी हो, किसी भी तरह का वेदर हो उसमें ये चल सकता है। ठीक है सर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर अब भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने कड़ा रुख अपनाया है। CIC ज्ञानेश कुमार ने रविवार को इन आरोपों को निराधार बताते हुए राहुल गांधी से या तो हस्तक्षरित हल्फनामा प्रस्तुत करने या फिर देश में माफ़ी मांगने की बात कही है। CIC ने कहा या तो हल्फनामा देना होगा या देश से माफ़ी मांगनी होगी, कोई तीसरा विकल्प नहीं है। उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता द्वारा लगाए गए आरोपों को भारत के संविधान का अपमान तक करार दिया। सुनिए क्या कहा चुनाव आयुक्त ने। मतदाता सूची हमारे पास है, लगभग 90 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में। सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट बढ़ी, समय रहते जब ड्राफ्ट सूची थी तो दावे और आपत्ति क्यों नहीं जमा कराए गए? जब रिजल्ट निकल आया तब याद आया कि ये गलत था, और एक भी मतदाता का नाम सबूत सहित आज तक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर महाराष्ट्र को नहीं मिला। चुनाव हुए 8 महीने हो गए। महाराष्ट्र में क्यों नहीं उच्चतम न्यायालय में चुनावी याचिका दायर की गई? फिर एक बात यह कही गई कि आखिरी घंटे में इतना मतदान कैसे? चुनाव आयोग ने जवाब दिया था और आप सबने लिखा भी था कि अगर 10 घंटे मतदान होता है तो हर घंटे 10% का औसत होता है।
आखिरी घंटे में 10% से कम मतदान हुआ। तो ये बात कैसे कही जा रही है? ऐसा नहीं होता कि किसी भी बात को अगर आप 10 बार बोलते रहें, 20 बार बोलते रहें तो सच हो जाए। सच सच होता है और सूरज पूरब में ही उगता है, किसी के कहने से पश्चिम में नहीं होगा। इस बीच राहुल गांधी ने आज बिहार के सासाराम से 13,000 किलोमीटर लंबी मतदाता अधिकार यात्रा की शुरुआत की है। इस यात्रा के जरिए विपक्षी गठबंधन इंडिया के वोट चोरी के आरोपों को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ अभियान तेज किया जा रहा है। इसके साथ ही CIC ने सभी राजनीतिक दलों से 1 सितंबर से पहले मतदाता सूची में त्रुटियों की पहचान करने की अपील की, ताकि उनमें समय से रहते हुए सुधार किया जा सके। तो एक तरफ राहुल गांधी के आरोप और दूसरी तरफ चुनाव आयोग का सख्त का जवाब। अब सबकी निगाह है अगले 7 दिनों पर, क्योंकि CIC ने साफ कर दिया है कि अगर हल्फनामा नहीं आया तो आरोप झूठे माने जाएंगे। CIC ने इस पर क्या कहा और सुनिए। समय रहते जब ड्राफ्ट सूची थी तो दावे और आपत्ति क्यों नहीं जमा कराए गए? जब रिजल्ट निकल आया तब याद आया कि ये गलत था और एक भी मतदाता का नाम सबूत सहित आज तक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर महाराष्ट्र को नहीं मिला। चुनाव हुए 8 महीने हो गए। महाराष्ट्र में क्यों नहीं उच्चतम न्यायालय में चुनावी याचिका दायर की गई? फिर एक बात यह कही गई कि आखिरी घंटे में इतना मतदान कैसे? चुनाव आयोग ने जवाब दिया था और आप सबने लिखा भी था कि अगर 10 घंटे मतदान होता है तो हर घंटे 10% का औसत होता है। आखिरी घंटे में 10% से कम मतदान हुआ। तो ये बात कैसे कही जा रही है? ऐसा नहीं होता कि किसी भी बात को अगर आप 10 बार बोलते रहें, 20 बार बोलते रहें तो सच हो जाए। सच सच होता है और सूरज पूरब में ही उगता है, किसी के कहने से पश्चिम में नहीं होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश से हर खबर जोड़ने के लिए जुड़े रहे हॉर्नबिल TV भारत के साथ।